हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज के वीडियो में हम एनसीएफ 2005 का लास्ट पार्ट देखेंगे। इसमें हम बाकी के जो फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर हैं उसको देखेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है ये, और हमारा एनसीएफ जो 2005 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फोर्थ चैप्टर जो है वो है हमारा स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। यानी इसमें हम देखेंगे इसमें एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया कि स्कूल जो है उसका या क्लासरूम जो है उसका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, इस पूरी स्कूल जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ठीक है। जो बच्चे हैं अलग अलग तरह के, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन को बोला गया है, तो उनके अकॉर्डिंग जो है हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है, ये सारी चीज़ें बोली गई। द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ द एनवायरनमेंट आर इम्पॉर्टेंट एंड आर इंटर रिलेटेड। तो क्या बात बोली गई कि फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल डायमेंशंस जो होते हैं वो जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपस में इंटर रिलेटेड है। तो दोनों चीज़ों का जो है हमें ध्यान देते हुए एनवायरनमेंट बच्चों को प्रोवाइड करना है। फ़िज़िकल में क्या बात कही गई, तो फ़िज़िकल एनवायरनमेंट से मतलब है कि जो आपकी स्कूल की बिल्डिंग है, स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मतलब कि सारी जो बच्चों की बेसिक नीड है उनको पूरा करने वाला होना चाहिए। प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए बच्चों को। जैसे आपने देखा होगा कि अभी भी बहुत सारे स्कूल्स जो हैं जहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होती हैं क्लास, प्रॉपर बेंचेस नहीं होती, फर्नीचर नहीं होती। ठीक है। एडिक्वेट लाइट होनी चाहिए, यानी कि अच्छे से खिड़कियाँ बनी होनी चाहिए क्लास में, ताकि बच्चों को एक प्रॉपर जो है बाहर की नेचुरल लाइट मिल सके। वेंटिलेशन की पूरी तरह से सुविधा होनी चाहिए। प्ले ग्राउंड फॉर आउटडोर लर्निंग, प्लेग्राउंड ज़रूर होना चाहिए। बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, जैसे छोटे स्कूल्स होते हैं उनमें प्लेग्राउंड एरिया ही नहीं होता प्रॉपर, तो ऐसा प्लेग्राउंड एरिया ज़रूर होना चाहिए ताकि बच्चे के आउटडोर लर्निंग के लिए भी एक्टिविटीज़ कर सके। फर्नीचर प्रॉपर होना चाहिए। इक्विपमेंट एंड टाइम टेबल जो है वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए उनके हिसाब से। ठीक है। लेवल जो भी बच्चों का जो लेवल है उसके हिसाब से, ऐसा ना हो कि आप बैक टू बैक क्या है आपने सब्जेक्ट्स के टाइम टेबल में सब्जेक्ट्स बैक टू बैक पीरियड रख दिया। ऐसा नहीं, आप क्या कर सकोगे, आप देखोगे कि सुबह सुबह बच्चों का माइंड बहुत फ्रेश होता है, तो आप उस तरह से सब्जेक्ट को रखोगे पीरियड में। फिर बीच में आपको गैप भी रखना है, जैसे कि आप कोई बच्चों के लिए लाइब्रेरी पीरियड रख सकते हो, कोई गेम पीरियड रख सकते हो, बीच में कोई एक्टिविटी पीरियड रख सकते हो। तो ये इस तरह से टाइम टेबल बनाना है। और फर्नीचर प्रॉपर होना चाहिए, जैसे आपकी क्लास में बच्चे हैं, ब्लैक बोर्ड वगैरह अच्छा होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ क्या बोला गया कि जो क्लास है, जो स्कूल है, उसमें आपको क्या करो, जगह जगह पे आप चीज़ों बच्चों से जो रिलेटेड चीज़ें वो रख सकते हो। जैसे आपने देखा होगा वॉल्स पे क्या है, आप क्लासरूम की वॉल्स पे अच्छे चार्ट पेपर्स लगाओ। पेंटिंग कर सकते हो आप, वहाँ पे ABCD आई वगैरह लिख सकते हो। फ्लोर्स पे आप नंबरिंग कर सकते हो। सीढ़ी पे क्या आप 10 20 30 इस तरह से लिख सकते हो, या टेबल्स को लिख सकते हो। दरवाजे के बाहर आप एंगल्स को डिज़ाइन कर सकते हो। तो इस तरह से करना है। पूरे स्कूल का जो माहौल या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए कि बच्चे जो है हमेशा क्या है मोटिवेट रहें। ठीक है। उनको एक एनवायरनमेंट मिलता रहे लर्निंग वाला। एंश्योरिंग दैट मिनिमल रिक्वायरमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मटेरियल आर अवेलेबल एंड सपोर्टिंग फ्लेक्सिबल प्लानिंग ऑफ टीचिंग, यानी कि ये एंश्योर करना है जो मिनिमम जिस चीज़ की नीड होती है, जैसे बेसिक नीड क्या होती है, बेंचेस प्रॉपर होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड सही होना चाहिए, रोशनदान होना चाहिए, क्लास में प्रॉपर लाइट आनी चाहिए, फ़ैन वगैरह होने चाहिए। ये जो बेसिक नीड है, ठीक है, वो तो ज़रूर पूरी होनी ही चाहिए, जिससे क्या हो, आप एक टीचर क्या है फ्लेक्सिबल प्लानिंग कर सके। दूसरी बात क्या है कि टीचर स्टूडेंट रेशियो, हाइजीन एंड सेफ एनवायरनमेंट की बात की गई कि टीचर और स्टूडेंट का रेशियो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आपकी क्लास है उसमें 100 बच्चे हैं और एक टीचर पढ़ा रहा है, तो वो 100 बच्चों को हैंडल करना कितना मुश्किल होता है ना। तो टीचर का जो और स्टूडेंट रेशियो है उसको भी मेंटेन करना है। हाइजीन होनी चाहिए प्रॉपर स्कूल में, टॉयलेट वगैरह में, और सेफ़ एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करना है स्कूल में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बाला। इस पे क्वेश्चन भी आया फुल फॉर्म। तो बाला की फुल फॉर्म क्या है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी बिल्डिंग को क्या करना है, एक लर्निंग एड की तरह यूज़ करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बिल्डिंग को क्या है, हमें एक लर्निंग एड की तरह यूज़ करना है। यानी जगह जगह पे हमें दीवारों पर या फ्लोर पर ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करनी है कि बच्चों के लिए वो क्या करे, एक लर्निंग एड की तरह काम करे जो पूरी बिल्डिंग है, यानी बच्चों को समझने में चीज़ों को हेल्प करे। ठीक है। ये तो था हमारा फिज़िकल एनवायरनमेंट। साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है कि स्कूल शुड ट्रीट स्टूडेंट विथ इक्वालिटी, जस्टिस, रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड राइट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो स्कूल को क्या है, उनको देखो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी देना है कि सारे बच्चों को हम एक जैसा समझे, इक्वालिटी दें,
रिस्पेक्ट दे, उनकी डिग्निटी को समझे और जो चिल्ड्रन राइट्स है उनका ध्यान रखे। चिल्ड्रन राइट्स मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके साथ है गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन ऑल एक्टिविटीज़ विदाउट एनी बायस। हमें बिल्कुल भी बायस नहीं होना, सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। ऐसा नहीं आपकी क्लास के जो अच्छे बच्चे हैं आप उनको ही हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवा रहे हो, कोई अगर आप क्विज़ वगैरह करा रहे हो तो उन्हीं से करवा रहे हो, क्लास में भी कुछ डिस्कशन तो उन्हीं से करा रहे हो, तो ऐसा नहीं, बायस नहीं होना है हमें, सभी को पूरा मौका देना है पार्टिसिपेट करने का एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट बात कही पॉलिसी ऑफ इंक्लूजन हैज़ टू बी पार्ट ऑफ द स्कूल, यानी कि पॉलिसी ऑफ इंक्लूजन यानी कि समावेशी जो शिक्षा है उसकी नीति को अपनाना है, हमें सबको सम्मिलित करना है, जो डिसेबल बच्चे उनको भी पूरा मौका देना और उनके भी जो नीड्स हैं उनका ध्यान रखना है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, अपने स्कूल की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे व्हील चेयर के लिए आप स्लोप बना सकते हो जगह जगह पे, तो वो सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना है। अब चिल्ड्रन राइट्स क्या है, तो चिल्ड्रन राइट्स क्या है कि इंडिया हैज़ साइंड द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, CRC इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा। द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ दिस कन्वेंशन आर, यानी चिल्ड्रन राइट्स जो है उस CRC जो है उसमें क्या है 3 राइट्स बताए गए चिल्ड्रन के लिए। पहला था द राइट टू पार्टिसिपेशन, यानी बच्चों को, हमें सभी बच्चों को पार्टिसिपेशन देने का अधिकार है। द राइट टू ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन, यानी सभी बच्चों को क्या है चीज़ें ऑर्गेनाइज करने का अधिकार है, यानी ऐसा ना हो कि बस टीचर जो है खुद से ऑर्गेनाइज कर ले, खुद से प्लान कर ले चीज़ों को, नहीं, हमें बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व करना है, ठीक है। और लास्ट था द राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन का अधिकार है। तो ये 3 राइट्स जो हैं चिल्ड्रन के उनको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात कही गई है इस चैप्टर में डिसिप्लिन एंड पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट, यानी डिसिप्लिन का भी हमें ख्याल रखना है कि इन कैलकुलेट द वैल्यू हैबिट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सिस्टमैटिक परस्यूट ऑफ लर्निंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इंटरेस्ट एंड पोटेंशियल, यानी हमें क्या बच्चे के अंदर डिसिप्लिन की आदत को, सेल्फ डिसिप्लिन आदत को डालना है, ठीक है, कि बच्चा खुद से जाने कि मुझे कैसे रहना है क्लास में, मुझे स्कूल में कैसे रहना है, उसका बिहेवियर कैसा रहना चाहिए, टीचर का बिहेवियर कैसा रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए, ठीक है, तो और सारे रूल्स को फॉलो करने वाला, जैसे टाइम से आने वाला, अपनी क्लास में टाइम से आने वाला, है ना, तो वो सारी चीज़ें जितने भी डिसिप्लिन से रिलेटेड है या फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उनका ध्यान रखने के लिए बोला गया। नेक्स्ट बात कही गई स्पेस फॉर पेरेंट एंड कम्युनिटी, यानी पेरेंट और जो हमारी कम्युनिटी है उसको भी स्थान देने की बात कही गई कि स्कूल जो लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं उनमें हमें बच्चों के पेरेंट्स और कम्युनिटी को भी शामिल करना है। पेरेंट्स एंड कम्युनिटी नंबर्स कुड come into the school as resource person to share their knowledge and experiences in relation to a particular topic being studies, यानी कि वो क्या है, वो एक रिसोर्स की तरह आ सकते हैं जो कि अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो भी नॉलेज है उसको बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र ओरल हिस्ट्री, सपोर्ट चिल्ड्रन इन देयर एक्सप्लोरेशन, सपोर्ट इन देयर प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी, मॉनिटर चिल्ड्रंस राइट, तो इन सारी चीज़ों को क्या है वो इन सारी चीज़ों में हमें पेरेंट्स और कम्युनिटी को शामिल करना है कि बच्चों का वो ध्यान रखें कि बच्चे की जो है प्रॉपर चीज़ों को सीख रहा है कि नहीं, ठीक है। साथ साथ आपके पास जो भी ओरल हिस्ट्री है, पुरानी आपको चीज़ें पता है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उन सबको आप बच्चों को दें, बच्चों के चिल्ड्रन राइट्स को मॉनिटर करें। नेक्स्ट बात कही गई करिकुलम साइट्स एंड लर्निंग रिसोर्सेज की, यानी कि हमें क्या करना है, जो भी हमें अच्छे से अच्छे लर्निंग रिसोर्सेज का यूज़ करना है। लर्निंग रिसोर्सेज मतलब क्या है कि पढ़ाने के लिए हम चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, बिल्कुल अप टू डेट होने चाहिए और बच्चों के लेवल के हिसाब से होने चाहिए, और बिल्कुल कैसे होने चाहिए, बिल्कुल रिलेबल होने चाहिए, यानी कि विश्वसनीय होने चाहिए। जैसे पहली बात की टेक्स्ट या बुक्स की, यानी जो भी हम टेक्स्ट बुक यूज़ करें वो कैसी होनी चाहिए, इम्प्रूव्ड होनी चाहिए, बिल्कुल केयरफुली रिटन और डिज़ाइन की गई हुई हो। हमें सब्जेक्ट डायरीज़ को भी इंक्लूड करना है लर्निंग रिसोर्सेज के लिए, सप्लीमेंट्री बुक्स, एक्स्ट्रा रीडिंग एटलस को भी शामिल करना है, ताकि क्या है बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। दूसरी बात कही गई लाइब्रेरी की, यानी हर स्कूल में मैंडेटरी एक लाइब्रेरी होनी ही चाहिए। ये लाइब्रेरी जो होती है वो क्या बच्चों और टीचर दोनों को ही मोटिवेट करती है, ठीक है। उसके बाद है
1 week to be devoted to library reading. School library should be kept one ओपन ड्यूरिंग वैकेशन, यानी कि एटलीस्ट हमें 1 वीक लाइब्रेरी को देना। 1 वीक मीन्स हर दिन हमें एक पीरियड लाइब्रेरी का रखना ज़रूरी है। और दूसरी बात की गई है कि वैकेशन के टाइम पे भी लाइब्रेरी को जो है वो खुले रखना है, ताकि बच्चे अगर वैकेशन के टाइम पे पढ़ना चाहते तो वहाँ से बुक्स को वो बोरो कर सकें। ठीक है, उसके बाद आती है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, कि हमें क्या है लर्निंग रिसोर्स के रूप में एजुकेशन टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करना है। मल्टीमीडिया हो गया, आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगी, इन सब सोर्सेज को यूज़ करना है ताकि हम क्या कर सकें, एक 2 वे इंटरेक्शन को बना सकें रादर देन 1 वे रिपीटेशन के। ठीक है, 2 तरीके से क्या है बच्चे सीख सकें। तो हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मल्टीमीडिया या फिर आप कह सकते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को भी लर्निंग रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करना है। उसके बाद नेक्स्ट है लेबोरेटरीज़, यानी अच्छी लेबोरेटरी मेंटेन करनी है, उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए। बच्चों को लेबोरेटरी में लेके जाना है ताकि बच्चे हैंड ऑन एक्टिविटी कर सकें और अपना ज्ञान को क्या है क्रिएट कर सकें। ठीक है, उसके बाद टाइम टेबल की बात की गई है कि टाइम मैनेजमेंट भी हमें जो है वो बहुत अच्छे से करना है। जैसे हमें बच्चों के होमवर्क का टाइम डिसाइड करना है, तो उसके लिए बात कही गई कि प्राइमरी लेवल पे हमें कोई भी होमवर्क नहीं देना है 1st 2nd क्लास तक। फिर जब एंड 2 आवर्स अ वीक फ्रॉम क्लास थर्ड के बाद हमें क्या देना है 2 आवर्स देने हैं वीक के। ठीक है, इतना होमवर्क देना है। मिडिल स्कूल के लिए बोला गया कि 1 आवर अ डे। ठीक है, अबाउट 5 to 6 आवर्स अ वीक, यानी कि एक दिन में हमें 1 घंटे तक का होमवर्क देना है मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए। इसके अलावा स्कूल डे टाइमिंग यानी स्कूल डे की टाइमिंग जो है वो ध्यान में रखनी है, कैसा मौसम है उस हिसाब से क्या टाइमिंग होनी चाहिए। मॉर्निंग असेंबली की टाइमिंग पे ध्यान देना है। क्लास पीरियड जो होते हैं उनके टाइमिंग पे ध्यान देना है, जिसमें बोला गया है कि मैक्सिमम 45 मिनट्स का होना चाहिए और मिनिमम वो 30-35 मिनट्स का क्लास तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये पूरी बात जो है वो 4th चैप्टर में कही गई कि किस तरह से क्लास और स्कूल का एनवायरनमेंट हमें रखना है। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर था सिस्टमैटिक रिफॉर्म। सिस्टमैटिक रिफॉर्म में एनसीएफ 2005 में बातें कही गई हैं रिफॉर्म्स की, यानी क्या सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, सिस्टम में तो सबसे पहले एजुकेशन की बात कही गई तो बोला गया है कि सीसीई को इन्वॉल्व करना, यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन एवोल्यूशन को इम्पॉर्टेंस देनी है और इन्वॉल्व करना है। यानी कि पहले की तरह एग्ज़ाम जैसे होते थे कि हाफ ईयरली और एनुअल हो रहे हैं, वो नहीं होना है। हमें कंटिन्यूस बच्चे को चेक करना है और कॉम्प्रिहेंसिव भी होना चाहिए। एवोल्यूशन जो है वो कैसा कॉम्प्रिहेंसिव भी होना चाहिए, जो उसके ओवरऑल डेवलपमेंट को चेक कर सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट को चेक कर सके। उसके अलावा हमें असेसमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी देनी है। ठीक है, ओरल टेस्ट और ग्रुप वर्क एवोल्यूशन जो है उसको एनकरेजमेंट देना है, एनकरेज करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है ज़्यादा से ज़्यादा हम ओरल टेस्ट ले बच्चों के, ताकि बीच बीच में उनकी हमें जानकारी मिलती रहे कि वो चीज़ें चेक करें। ग्रुप वर्क में एवोल्यूशन करें। 1 एग्ज़ाम फिट्स ऑल की नीति को अपनाना है, यानी एग्ज़ाम पेपर जो भी हम सेट करें वो इस तरह का होना चाहिए कि वो हर बच्चे के लिए फ़िट हो। ऐसा ना हो हम इतना टफ़ पेपर बना दें जिसमें क्या है बस जो आपकी क्लास के अच्छे बच्चे वो नहीं कर पाए और वीक बच्चे फ़ेल हो जाए। नहीं, हमें सबको ध्यान में देखकर क्वेश्चन रखने, यानी इजी क्वेश्चन, मिडिल क्वेश्चन और टफ़ क्वेश्चन सभी का मिक्सचर बनाना है, यानी ऐसा एग्ज़ाम बनाना है जो कि सबके लिए फ़िट हो। ग्रेड एंड परसेंटाइल रैंक को इन्वॉल्व करने की बात कही गई है, यानी कि जैसे पहले क्या परसेंटेज दिए जाते थे, तो परसेंटेज को हटाकर ग्रेडिंग को इंक्लूड करने के लिए बोला गया कि आप ग्रेड दोगे। तो आपने अभी भी देखा होगा कि 10th भी और बाकी सेक्शन में अब नंबरिंग नहीं दी जाती है बल्कि ग्रेड दिए जाते हैं। इसके अलावा रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एनहांसिंग सक्सेस इन एग्जामिनेशन, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए कहा गया है कि आप अपने स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा करो, ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाओ ताकि बच्चों पे जो एग्जामिनेशन का स्ट्रेस है वो कम हो। शिफ्ट फ्रॉम कंटेंट बेस्ड टेस्टिंग टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग, तो कंटेंट बेस्ड टेस्टिंग को शिफ्ट करने के लिए कहा है, किसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग में, यानी कि बच्चे जो हैं वो खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखें, अंडरस्टैंड करना सीखें। नेक्स्ट बात कही गई है शिफ्ट फ्रॉम पैसिव रिसेप्शन टू एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी पैसिव रिसेप्शन में क्या था कि बच्चा पहले बैठ के बस सुनता रहता था, टीचर आता था और लेक्चर दे के चला जाता था। तो उस पैसिव रिसेप्शन
को क्या बोला गया है कि शिफ्ट करना हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन में, यानी हमें ऐसा क्लास में जब चीज़ें सिखानी तो उसमें क्या बच्चों को भी इन्वॉल्व करना है, बच्चे भी क्या है एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। और लास्ट पॉइंट बोली गई है कि डेवलपमेंट ऑफ सिलेबी, टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इन्वॉल्व टीचर्स, एक्सपर्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़, एनजीओज एंड टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो भी डेवलपमेंट किया जा रहा है सिलेबस का या टेक्स्ट बुक का या जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उनमें हमें अच्छे टीचर्स को, एक्सपर्ट्स को, यूनिवर्सिटी के जो हैं एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशंस के जो टीचर हैं यानी बेस्ट क्वालिटी के जो टीचर हैं उनको इन्वॉल्व करना है, उनकी मदद से हमें उनका डेवलपमेंट करना है। और शिफ्ट टूवर्ड शॉर्टर एग्जामिनेशन, यानी कि जो जैसे पहले सिर्फ साल में 2 बार एग्ज़ाम लिए जाते थे, उससे हमें क्या अब शॉर्टर एग्जामिनेशन में शिफ्ट करना है, यानी बीच बीच में हमें बहुत सारे यूनिट टेस्ट, टर्म टेस्ट, इन सबको इंक्लूड करना है ताकि बच्चों का क्या है कंटिन्यूअस एवोल्यूशन होता रहे। तो ये था टोटल एनसीएफ। एक बात और, एनसीएफ को आपको पता है कि 2005 में लाया गया, लेकिन कब, 7 सितंबर 2005 में अप्रूव किया गया था इसे। ठीक है, तो ये था टोटल एनसीएफ 2005। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। मैंने सारी डीप नॉलेज आपको देने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।